अहम दिन, अहम बैठक। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वन ऑन वन मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। गुज़श्ता मुलाकात में दोनों रहनुमा बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिएवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF के देरीना तामीरी शराकत को सराहा। कहा पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायज़े में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। आज IMF का वफ़द पाकिस्तान का दौरा करने पहुँचेगा। अगर मगर की सूरत हाल खत्म। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले का सबसे अहम और फैसला कुन टाकरा यानी सेमीफाइनल बन गया। जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। टीम ज़राए के मुताबिक आज के मैच के लिए फातिह प्लेइंग 11 को बरकरार रखने का कभी इम्कान है ताकि कामयाबी का तसलसल बरकरार रखा जा सके। अगर पाकिस्तान जीत गया तो एक बार फिर इंडिया से फाइनल मुकाबला खेलेंगे। कराची की हालत ज़ात पर MQM सिंध हुकूमत से नाराज़ हो गई। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मेयर कराची के हर काम में वज़ीर आला रुकावट डाल रहे हैं। उनका नारा है ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। पूरी यूनिवर्सिटी रोड पर पानी खड़ा है। K4 मनसूबा आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। करीमाबाद, नाथा खान और दीगर मनसूबे इल्तवा का शिकार है। ग्रीन लाइन का सहरा MQM के सर जाने वाला था जो मेयर कराची को हज़म नहीं हुआ। उधर तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए इत्तलात सिंध राजा खलीक ने मेयर कराची पर ग्रीन लाइन का ज़बरदस्ती काम बंद करवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कराची के हकीकी मसाइल पर वफाक ने कितने फंड्स जारी किए, प्रोग्राम में राजा खलीक से बात करेंगे। और मिट्टू मियां, पंजाब में पालना आसान नहीं होगा। अब घरों में तोते पालने के लिए बाज़ाब्ता लाइसेंस लेना होगा। बाकायदा रजिस्ट्रेशन फीस अदा करना लाजमी होगी। हुकूमत पंजाब ने अहम कानून मुतारिफ करा दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने 4 इकसाम के तोतों पर 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस मुकर्रर की है। ये तोते अलेक्जेंड्रियन, रिंग रोज, सलेटी और प्लम हेडेड हैं। जिन अफराद ने पहले से तोते पाले हुए हैं उन्हें भी लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू पखैर रागले वश अतके। दुनिया बोल के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन और प्रोग्राम के आगाज़ में आज हमारी बात होगी 2 सुपर पावर ममालिक की, यानी कि हम बात करें पाकिस्तान की और यूनाइटेड स्टेट्स की। अहम बैठक होने जा रही है। हमारे वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मुलाकात कर रहे हैं। ये वन ऑन वन मुलाकात है। व्हाइट हाउस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एंड आई होप दैट यू गाइज डू रिमेंबर कि इस्लामी सरबराहान से मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा बेतकल्लुफ़ एक दूसरे से मुसाफा कर रहे थे और लग ऐसा रहा था कि आगे जाके जो वन ऑन वन मुलाकात जिसके लिए आज बात भी जा रहे हैं हम, वो भी अच्छी होगी, खुशगवार मूड में होगी और वो माहौल जो है वो पाकिस्तान के लिए भी साजगार होगा। एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी इस मुलाकात में शरीक थे जो डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी। और दौरा न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अब जनरल असम्बली से भी एक अहम खिताब करेंगे जिसमें गज़ा समेत पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उन पर भी फोकस रखा जाएगा। और इस मुलाकात के क्या असरात होंगे, क्या सूरत हाल बनने जा रही है। एंड लास्ट नाइट हमने देखा कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने जो क्लाइमेट के हवाले से एक दफ़ा बात की दोबारा से और कहा कि हम मुतहम नहीं हो सकते मुतहमिल कि हम बार बार कर्ज़ों की तरफ जाएं। पूरी दुनिया को ये सोचना होगा। पाकिस्तान एक हार्ड हिट मुल्क है जिसे बार बार फ्लड्स की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो दुनिया को इस तरफ अपना रुझान लेकर आना होगा और फोकस करना होगा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को हम मौसर अंदाज में केटर कर सकते हैं। साबिक सफ़ीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद खान साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। दिस होल मंथ हैज़ बिन रियली फ्रूटफुल कहना चाहिए पाकिस्तान के लिए। ये जो टूर्स रहे हैं फ्रॉम सऊदी पाक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट से लेकर अभी जो अहम मुलाकातें चल रही हैं वज़ीर आज़म साहब की, आज एक वन ऑन वन मुलाकात होने जा रही है उनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी। कल क्लाइमेट चेंज वाला खिताब भी आपने सुना होगा। इस पूरे माहौल को आप किस तरह से असेस कर रहे हैं? मैं समझता हूँ 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाब साल रहा है।
यानी पाकिस्तानी अमरीकी ताल्लुकात के तनाजुर में, और उसके अलावा जो है पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, खलीजी रियासतों के साथ, सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहिदा हुआ, और उसके बाद मईशत भी बेहतर हुई है। तो मजमूई तौर पर ये साल अच्छा रहा है। और अब जो सदर ट्रंप और हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी, उसका बड़ा जामे एजेंडा है जिसकी इतलात सबको मालूम है, लेकिन इस वजह से भी सबको मालूम है कि उसकी साल भर तैयारी होती रही है। और उसमें न सिर्फ हमने अपना दफ़ाई ताल्लुक़ मजबूत करना है, बल्कि ये भी हमने यकीनी बनाना है कि पाकिस्तान इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए अपना किरदार अदा करता रहे, जिसको अमेरिका तस्लीम करता है, जिसको चीन ने तस्लीम किया है, और अभी हाल में जो हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहिदा हुआ है, इसका मतलब है खलीजी रियासतें भी उसे तस्लीम करती हैं। तो दूसरा ये है कि हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाना है, ख़ास तौर से माशी तामुन, तजारती ताल्लुकात। और जो आपको मालूम होगा कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। उसके अलावा हमने ये अमेरिका ने इंदिया दिया है कि वो यानी क्रिप्टो करेंसी, फिर दूसरे जो है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टो के जो बाकी बाकी मामलात हैं, उसके बाद जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, ज़राअत, तवानाई, बिलखसूस रिन्यूएबल्स, या जिनको आप कह सकते हैं मुतबादल तवानाई। तो इसके लिए जो है हमारा इश्तराक होगा। न सिर्फ अमेरिका ने हमारे ऊपर इस इलाके में, इस खत्ते में सबसे कम टैरिफ आयद किए, बल्कि ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान को तेल के ज़खायर पाकिस्तान में तलाश करने में मदद देंगे। तो ये पूरे का पूरा तनाजुर बनता है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने कहा, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने 2022 के आखिर में जो क्लाइमेट से मुतालिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड मंजूर करवा लिया था। जी। अब ये दुनिया के सामने चैलेंज है, ख़ासतौर से वो लोग जो इमिशंस के ज़िम्मेदार हैं, वो लोग से मुराद वो ममालिक जो इमिशंस के ज़िम्मेदार हैं। वो ऐसे ममालिक जैसे पाकिस्तान हैं जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं। पाकिस्तान 8 उन ममालिक में शामिल है जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं क्लाइमेट की मौसमी तगैर की वजह से। तो उनके लिए मदद की जाए, और इसके लिए जो है ये मतलब हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है। बाकी मुल्कों के लिए तो ये है कि उनके यहाँ इतनी शिद्दत से मौसमी तगैर हम ज़िंदगी के ऊपर, मईशत के ऊपर, और उसके बाद लाइवलीहुड्स पे, हाउसिंग के बिल्कुल ऊपर मसूद इतनी खान साहब बुरी सही तेज़ी फरमा रहे हैं। इस साल भी हमें से अप्रॉक्सीमेटली $1.4 बिलियन का नुकसान बताया जा रहा है, जो 2022 के जो फ्लड्स थे उसके मुकाबले तो कम है, लेकिन इन जनरल इट्स अ ह्यूज लॉस, इट्स अ ह्यूज लॉस टू लाइफ स्टॉक, टू लाइव्स, टू पीपल हु हैव टू गेट रिहेबिलिटेड, एंड वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस। अच्छा, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी, आपने खुद भी देखा होगा जो अमरीकी सदर का अपना खिताब था यूनाइटेड नेशंस का, उनका जो नॉन इंक्लाइंड एटीट्यूड था टुवर्ड्स गज़ा, और ख़ास तौर पे यूरोप का, वो यूरोपीय ममालिक जिन्होंने अभी रिसेंटली गज़ा को रिकग्नाइज़ किया है, उनके लिए भी यूँ कहना चाहिए कि एक तरह से सॉर्ट ऑफ इंसल्टिंग एटीट्यूड था उनका कि आप अपने मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, आप कौन सी ख्वाबों की जन्नत में रह रहे हैं। सो वो सारा सिनेरियो, और फिर आज वज़ीर आज़म की मुलाकात होने जा रही है उनसे। हम ये समझते हैं कि हमेशा जब पाकिस्तान किसी भी बड़ी पावर से बात करता है तो उसमें, चाहे फिर वो रशिया की हम बात करें, चाइना की बात करें, यूएस के, फ़लस्तीन का मामला और कश्मीर का मामला इज़ द फ्रंट टॉक। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जो सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली ने खिताब किया था, उसमें लहजा तुंद और तेज़ था, और उसके अलावा जो है उन्होंने अपने हलीफों को भी निशाना तनकीद बनाया था, उनके ऊपर बरहमी का इज़हार भी किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खबरें आई हैं, जो 8 मुसलमान ममालिक ने सदर ट्रंप से उसी दिन मुलाकात की थी, उसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है अगर उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप जो एक पीस प्लान दे रहे हैं, उसमें इसराइल की जो है यरगमाली वो रिहा किए जाए, मुस्तकिल जंगबंदी की जाए, और फिर यह है कि इसराइल की गज़ा से बतदरीज वापसी के लिए कोई इंतज़ाम किए जाएँ, जंग के बाद वहाँ एक हुकूमती ढांचा मुकर्रर किया जाए। जी। तो उसके अलावा ये था कि एक ये भी था कि गज़ा की और जो मकबूजा फ़लस्तीन की सिक्योरिटी के लिए मुसलमान फ़लस्तीनी और अरब ममालिक जो है वो एक फ़ोर्स दें और उनकी फंडिंग भी करें। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी मीटिंग होने वाली है उसके लिए जो हमारे वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, उसमें जो है उसके लिए जो राहें हमवार हो गई हैं, कोई जी गुफ्तगू में ज़ाहिर है फ़लस्तीन ज़र बहस आएगा, गज़ा ज़र बहस आएगा। और इन्हीं 8 ममालिक ने ये भी मुतालबा किया था, और इसे दोहराने की ज़रूरत है कि इसराइल गज़ा के किसी हिस्से को अपने साथ मुंसलिक नहीं करेगा, उसके ऊपर कब्ज़ा नहीं करेगा, और गैर कानूनी बस्तियाँ वहाँ आबाद नहीं करेगा, और जो अल अक्सा का मौजूदा स्टेटस है उसे तब्दील करने की जी कोशिश नहीं करेगा। जी तो मैं समझता हूँ ये वो नुकात हैं जो उठाने चाहिए। और आपको ये एक और आपको कामयाबी ये हुई है कि ईरान ने सऊदी पाकिस्तान माहदे की तायद की है जी और जी तारीफ की है, और उसने कहा कि इसे ब्रॉडर डिफेंस मैकेनिज्म मुसलमान ममालिक बना सकते हैं। तो इस पस मंज़र खुसूसन दो में सवालात मेरे जहन में इस वक्त आते हैं। जी मैं आपसे अगला सवाल सऊदी पाक पैक्ट के हवाले से ही बात करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक दफ़ा फिर से यूनाइटेड नेशंस में यूएसए ने वीटो किया है सीज़ फायर को, जब हम फ़लस्तीन की बात करते हैं। तो एक तो ये कि सिर्फ आबादकारी मामला नहीं है, जो लोग छोड़ के गए ज़ाहिर है वो आएंगे, जिनकी जैसे जो भी इलाके जो हैं उनकी हैसियत अभी यूनाइटेड नेशंस में इंडिपेंडेंट नहीं है, वहाँ पर इसराइल नहीं आ सकता, लेकिन उसका क्या होगा इसका आपने जवाब दे दिया। दूसरा सवाल मेरे जहन में आ रहा था, ठीक है ईरान के तनाजुर में सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का अच्छा खुशगवार मूड में या खुशगवार माहौल में ईरान का एक्सेप्ट करना एक तरफ है, लेकिन हम पहली दफ़ा अमेरिका से मिलने जा रहे हैं, जो कि एक काइंड ऑफ अ कंसर्न है बहुत सारे लोगों का। जो हेजमनी रही है अमेरिका की गल्फ ममालिक में, अब वो शिफ्ट होने जा रही है, ऐसा लगता है जैसे चाइना की तरफ। विल यूएसए बी ओके विद इट? नहीं जी, उनको वो सख्त किस्म की परेशानी लाहक होगी और वो इससे तशवीश का इजहार करेंगे। अमेरिका जो है इस वक्त जो है सिर्फ चीन को अपने मुकाबिल समझता है और उसको मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल राइवल समझता है। तो लेकिन इसीलिए वो मेहनत करेगा इन खलीजी रियासतों के साथ, और खलीजी रियासतों के बहुत से रहनुमा भी सदर ट्रंप से अलग अलग मिल रहे हैं, तुर्की के सदर भी मिल रहे हैं, वहीं वाइट हाउस में मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो इनको विन ओवर करने की कोशिश करेंगे टूवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताकि इनकी जो अलायंसेस हैं वो सबोताश ना हो जाए। और अगर विन ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि चीन का भी बड़ा असर और रसूख है तजारत के अतबार से, सरमाकारी के अतबार से, तो अगर विन ओवर मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये है कि उनको मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में नहीं जाने देंगे। और वो जा भी नहीं सकते इसलिए कि जो ये खलीजी रियासतें हैं, इनकी डोरियाँ अमेरिका के साथ बहुत गहरे तरीके से बंधी हुई हैं। तो इसलिए ये है कि जो अमेरिका पूरी भरपूर कोशिश करेगा कि ये उसकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, ये चाइना की तरफ 100% डिफेक्ट ना कर जाए। ठीक है, और जो मैं बात कर रही थी कि सिर्फ ये मसला नहीं है कि उन लोगों की आबादकारी है, विच इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, और यही यूएस का एक इंटरेस्ट भी होगा कि वो किसी तरह से गल्फ ममालिक को पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ फंडिंग के लिए बट लोगों को वहाँ रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मेरे जहन में बार बार ये बात आती है कि यूएसए कीप्स वीटोइंग द सीज फायर, और जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि जब तक आप वहाँ पर जंगबंदी नहीं कराएंगे मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, लोग वहाँ भूख से मर रहे हैं। देखिए, दो नुकात आपने उठाए, अहम तरीन ये है कि अमेरिका वीटो करता है किसी किस्म की करारदाद हो, यानी मतलब ये है कि जंगबंदी के लिए करारदाद हो या दूसरे जो है फ़लस्तीन के को तस्लीम करने के लिए बाहैसियत रियासत उसके पास बाकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के 4 वीटो विल्डिंग पावर्स हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं, और लेटेस्ट जो तस्लीम किया है फ्रांस और बरतानिया ने किया है। तो चीन और रूस पहले ही कर चुके थे। तो ये जो स्टीव विटकॉफ ने 8 मुसलमान सरबराहान के बाद जो एक प्लान दिया है, पीस प्लान दिया है, उसमें मुस्तकिल जंगबंदी का भी जिक्र है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब है कि दो चीज़ें कि वहाँ कत्ल गारतगरी को रोका जाए, जिसका मतलब है कि आप देखते हैं कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में होता है या नहीं होता। वो ये कहना चाहते हैं कि मतलब अगर ये सारे का सारा पैकेज अग्री हो जाता है तो फिर जो है अमेरिका शायद ये वीटो ना इस्तेमाल करे, लेकिन ये है कि इसमें कोई टाइम लाइन नहीं दी गई और ना कोई अरब ममालिक से या मुसलमान ममालिक से कोई किसी किस्म की टाइम लाइन का मुतालबा किया गया है। वैसे ही जो है सोच विचार हो रही है कि जंगबंदी के बाद 2026 में इंतखाबात करवाए जाएँ और
सिक्योरिटी के एतबार से फ़लस्तीन को, मक़बूज़ा फ़लस्तीन और गज़ा को तनहा न छोड़ा जाए, क्योंकि ये तो इन्होंने तय कर लिया है सऊदी अरब ने भी और खलीजी रियासतों ने कि जी। गज़ा में अब हमास का कोई रोल नहीं होगा गवर्नेंस में। दूसरा जो नुक्ता मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि इस वक्त जो है हम इन सियासी नुकात के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बहरान है वो आपने जिसकी तरफ इशारा किया वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जी। कैटास्ट्रफी है। जी। और उसमें वो उनको बंद करके, डिस्प्लेस करके मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, और उनको किसी किस्म की जो कोई सप्लाई चेन नहीं है ह्यूमैनिटेरियन एड की, ये ह्यूमैनिटेरियन से लोग भूखों मर रहे हैं। जो है फैमिन को एक जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो इस जाहरियत और बर्बरियत को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसमें सिर्फ अमेरिका फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म जब सदर ट्रंप से मिलेंगे तो ये नुक्ता ज़रूर उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम। वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड वी गॉट so many relevant and appropriate answers for you on all the questions जो हमारे जहनों में इस वक्त बन रहे हैं और जो इस वक्त इंपॉर्टेंट सूरत हाल होने जा रही है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की मुलाकात है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। उसके तनाजुर में तमाम तसौलात के आपने जवाब दिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हुआ एक लिटिल बिटी ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं अभी हालिया बारिशों के बाद फ्लड्स की जो सूरत हाल हुई उसमें ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान को मईशी तौर पर नुकसान का सामना तो करना पड़ा, लेकिन माशी नुकसान उतना नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2022 में जैसे फ्लड्स आए थे। लेकिन उसके बाद जब ओवरऑल पाकिस्तान के डेफिसिट को काउंट किया गया तो हमें कुछ चीज़ें सामने आई और हमने सोचा कि उसका एक सर्वे बनाकर, उसकी एक रिसर्च बनाकर आपके सामने पेश किया जाए, क्योंकि आज IMF माफ भी आ रहा है और ऐसे में क्या चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने हैं जिसका हो सकता है IMF के मुतालबात में वो सारी चीज़ें भी सामने हो, एंड एट द सेम टाइम इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान के लिए कितने बड़े हैं, ये ज़रा सोचा है हमने कि आज आपके सामने रखते हैं। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इस वक्त ट्रेड डेफिसिट $6 बिलियन पर जा चुका है और $1.4 बिलियन हमारा जो डेफिसिट है वो ग्रो कर गया है, यानी बढ़ा, उसमें इजाफा हुआ है। ये पहले 4.6 था जो अब 6 हो गया है 1.4 बिलियन के इजाफे के साथ। इसके अलावा इस दफ़ा जब बजट आया और नए टारगेट सेट किए गए तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को किसी तरह से ज़्यादा किया जाए और ये एक्सपेक्टेशन थी कि हम पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसे एक्सपोर्ट लेड किस तरह से बना सकते हैं। टारगेट्स भी सारे वैसे ही रखे गए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स में 14.2% इजाफा हुआ है, वेयरएज जो कि अब ओवरऑल जो है $11.1 बिलियन पे चली गई है और एक्सपोर्ट में कमी आई है। जो हमारे टारगेट्स थे वो हम मीट नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा अगले उस पर जाते हैं, $5.1 बिलियन हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं, 0.7% ही इसमें हम इजाफा कर पाए हैं। आज IMF का वफ्द आ रहा है, हमने उनसे $260 मिलियन की जो क्लाइमेट इस वक्त मामलात हैं उसके ऊपर हमें वहाँ से फंडिंग होगी, जो कि खुशाइन समझा जा रहा है जितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो नुकसान इस वक्त हमें एस्टिमेट किया गया है जो अभी फ्लड्स आए हैं वो है $1.4 बिलियन का, और इसमें अगर सिर्फ तखमीना लगाया जाए कि हमारे एग्रीकल्चर को कितना नुकसान हुआ है तो ये $1 बिलियन है। और उसके अलावा जो लाइफ स्टॉक है, लोगों की नौकरियां हैं, लोगों के मकान हैं, घर है, उनकी रिहेबिलिटेशन है, वो एक अलग मामला है। तो फिर ट्रेड डेफिसिट का क्या करें? इस वक्त जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, बताया जा रहा है कि इम्पोर्ट टैक्सेस जो है वो 72% से पिछले साल 5 सालों की अगर हम बात करते हैं वो ऊपर गए हैं। एंड एट द सेम टाइम एक्सपर्ट्स ये भी परेशान हो रहे हैं कि अनलेस कि हमारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नहीं बढ़ती हैं, हमारा जो डेफिसिट है उसमें मज़ीद इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज भी हो सकता है। एक चीज़ जो इस वक्त अहम है वो ये कि ये जो हम सारा सर्वे आपके सामने रख रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है उस पर बढ़ रहा है। अब नई मुआशी पॉलिसी पाकिस्तान की क्या होगी, जो रेस्ट ऑफ द ईयर है 2025 का, उसके लिए पाकिस्तान क्या इकदाम करने जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा कि क्या IMF जो हमारे सामने इस बार मुतालबात रखने जा रहा है उसमें क्या ये ट्रेड डेफिसिट डिस्कशन का हिस्सा होगा या नहीं होगा।
अच्छी बात यह है कि वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ इन दिनों अमरीकी दौरे पर है और कल हमने देखा कि उनकी जो एमडी हैं IMF की, उनसे मुलाकात भी हुई है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से, और ये बड़े खुशगवार मुलाकात थी। इसके अलावा कुवैत, कतर, सऊदीया समेत ममालिक के सरबराहान से UN इजलास के दौरान भी उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। कल वज़ीर आज़म से, जैसे मैंने आपको बताया कि MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF के देरीना जो तामीरी शराकत को है सराहा है। एंड शहबाज शरीफ का ये कहना था इस मौके पर पाकिस्तान की जो मईशत है वो तेज़ी से बहाली की जानिब बढ़ रही है। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अकमल साहब। इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, मेरे जहन में ये पहला क्वेश्चन आता है कि अभी मैं ये रिसर्च अपने व्यूअर्स के सामने रख रही थी कि हमने ये समझा है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। हम एक जानिब ये बातें कर रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। जब हम ये कहते हैं कि IMF का वफ्द आ रहा है और हमारे क्लाइमेट का भी मामला है, उसको भी डील करना है, हमें अपनी इकॉनमी को भी बेहतर रखना है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ, और मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ इस मीटिंग से जो आज होने जा रही है? एक तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो पिछले 2 महीने में जुलाई और अगस्त के महीने में जो है वो ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर 2024 के जुलाई और अगस्त के मुकाबले में। और ये ट्रेड डेफिसिट की वजह जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारी इम्पोर्ट्स में इतना ही इजाफा हुआ है और हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन उतनी ही है जितने पिछले साल इन 2 महीनों के दरमियान थी। यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी सितंबर का फिगर नहीं आया है। जब सितंबर का फिगर आएगा तो इसमें ट्रेड डेफिसिट के डिफरेंस में जो है ना वो मजीद इजाफे का अंदेशा है। और जाहिर है कि जब इम्पोर्ट्स जो है ना वो सिर्फ बढ़ती है और उसके मुकाबले में आपकी एक्सपोर्ट्स उस शरह से या उस तनासुब से अगर नहीं बढ़ती तो ये जो है वो GDP के ऊपर भी अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालती है और GDP में भी कमी का बायस बनती है। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो कारोबार की सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर जो है वो हम इम्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं और हम जो वैल्यू एडिशन करना चाहिए, अगर हम ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं कि जिनको हम दोबारा एक्सपोर्ट कर सकें, तो इस किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही। वैल्यू एडिशन की तरफ किसी भी किस्म का कोई ध्यान नहीं है और ये एक जो है बहरहाल ख़तरनाक बात है जिसके ऊपर जो है वो सोच विचार करनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ विद इन दी कंट्री जो हमारी सूरत हाल है सैलाब, उसके बाद तो एक तो हमारी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और जिसमें जो चावल की रेडी जो फसल थी तो वो मुतासिर हुई है। तो इससे कम से कम जो है ना वो $1 बिलियन की तो हमारी चावल की एक्सपोर्ट्स का ही नुकसान हो जाएगा। तो ये जो नुकसान का जो तखमीना लगाया गया है, मेरे ख्याल में ये नुकसान इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमें सिर्फ $1 तो चावल की एक्सपोर्ट में हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे यहाँ बताइएगा ये तखमीना जो लगाया गया है, जो मैं देख रही हूँ हर जगह पर $1.4 बिलियन ही उसे कोट किया जा रहा है, ये मेरे लिए भी जरा हैरानकुन है, क्योंकि आपकी 2 फसलें ज़ाया हुई हैं। एक तो जो ऑलरेडी लगी फसल थी, फिर अगली फसल के लिए क्या आपकी ज़मीन रेडी होगी या नहीं, पानी अभी तक उतरा नहीं है, 1 महीना गुजर चुका है, तो ज़रा इस पर भी बताइएगा। कहा जा रहा है कि $1 बिलियन का एग्रीकल्चर में नुकसान हुआ है और बाकी जो नुकसान है यानी ओवरऑल है 1.4 कैलकुलेट किया गया, और कहा जा रहा है कि बाकी नुकसान लाइफ स्टॉक का है, लोगों के घरों का है, माल मता एंड ऑल दैट। सो मैं ज़रा समझना चाह रही हूँ कि क्या ये रेलेवेंट तज्जिया है, नंबर रेलेवेंट है या नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इतनी जल्दी जो है ना अभी सैलाब गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और इतनी जल्दी जो है ना वो इतने एफिशिएंट हमारे यहाँ पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो इंतज़ामिया है कि उसने ये नुकसानात का तखमीना भी लगा लिया। ये सिर्फ अंदाजे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ लास्ट ईयर हमारी तकरीबन $4 अरब की जो है ना सिर्फ चावल की एक्सपोर्ट्स थी। तो अगर चावल का 60% जो है ना वो फसल डैमेज हो गई है, तो एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स का मैंने आपको बताया लॉस हुआ, तो फिर हमारी जो लोकल कंजम्पशन है चावल अभी से जो है ना वो मार्केट में तकरीबन उसकी कीमतों में 30 से 40% लोकली भी इजाफा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे भी अच्छा ये जो नुकसान लगा रहे हैं ये डायरेक्ट जो लॉस हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इस लॉस की वजह से इसका मल्टीपल इम्पैक्ट है ना, कि जैसा कि अगर चावल की फसल नहीं है तो उससे एक अगली फसल भी जो है ना हमारी वो भी जाया होगी, उससे जो लोग बेरोजगार हो गए उन्होंने खर्चे करने होते हैं, मेरा खर्चा अगले की इनकम, अगले का खर्चा उससे अगले की इनकम, तो एक मल्टीपल जो इम्पैक्ट आता है ओवरऑल जो है ना इससे फिर GDP के ऊपर एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट आता है। और जो अब अंदाजा है वर्ल्ड बैंक का और दीगर जो
इंटरनेशनल मालियाती इदारे वो नहीं समझ रहे कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जीडीपी जो ग्रोथ है वो 2% से ऊपर जो टारगेट तो हमारा ज्यादा का है, लेकिन अच्छा लास्ट कैलकुलेशन 3.25 आई है स्टेट बैंक की, लास्ट कैलकुलेशन 3.25। जी 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 जी, जिससे एक तो ये सैलाब से पहले की बात है और सैलाब के बाद जो आने वाले डैमेजेस हैं उसके बाद जो है वो 2% की ग्रोथ जो है ना वो एक्सपेक्ट की जा रही है। वो भी अगर हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिशें करे तो जाके जो है ना वो मिस हद तक आप असल में देखें एक पॉइंट हम जो है ना बड़ा यहाँ पे मिस कर रहे हैं। हमारी हुकूमत से ज्यादा हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारा मीडिया जो है ना वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारे सैलाब से नुकसानात हैं इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, दीगर जगह ऊपर हमें जो है ना इनको हाईलाइट करना चाहिए ना। हमारे लोग जो है ना फालतू चीजें जो है ना शेयर करते रहते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर के फलाने को पकड़ा। कल का एक मैं देख रहा था कि फलाने को बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, हमारे माशात हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो नया नंबर दिया है वो मेरे लिए हैरान कुन है। वो ये कह रहे हैं कि जो जीडीपी है 3.25 से और नीचे जाएगी, पाकिस्तान को मुश्किल ये होगी कि उसे 2.5 से ऊपर कैसे करता है और उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी। विद दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और अगर नहीं तो आज मेरे दोस्त मिसिंग है फैसल, एंड व्हेन ही सेज दैट आई ऑलवेज लव इट व्हेन ही सेज दैट कि हम कर देंगे ना। एनीवेज, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है और इस साल का थीम ये है कि हमारा समंदर हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी ड्यूटी है, इसकी हिफाजत हमने करनी है। सलामती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह से हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान नेवी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ना सिर्फ हमारे समंदरों की हिफाजत कर रही है बल्कि उसको महफूज रखने के लिए माहौलियाती एतबार से भी काम कर रही है। मैरीटाइम का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है और इस साल मुनक्किद होने वाली जो सालाना तकरीब है आलमी समंदरी सनत और इसको दरपेश चैलेंजेस के लिए वक्फ है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे के मौके पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने अपने पैगाम में ये कहा है कि पाकिस्तानी मल्लाह और मैरीटाइम जो माहिरीन हैं कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी भी हैं। इस दिन की अहमियत क्या है और ये दिन पाकिस्तान में किस तरह से मनाया जा रहा है, इस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर रिटायर्ड अनीस मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड इट इज़ वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। डायरेक्टर साहब, मुझे ये ज़रा बताइएगा कि आज के दिन की मुनासबत से जो थीम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं अभी पढ़ रही थी और मैंने देखा कि इस दफ़ा का जो थीम रखा गया है उसमें कहा गया है आर ओशियंस आर ऑब्लिगेशंस। हमारा अरेबियन से हमारी यहाँ से रूटिंग चलती है, हम देख रहे हैं कि हम इसे एज अ कॉरिडोर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेजर कंसर्न है, इसे लो ऑक्सीजन जोन भी कहा जाता है। सबसे पहले तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस और मैरीटाइम इस पर बहुत भरपूर काम करी है, आई एम अवेयर ऑफ इट एंड फॉर दैट मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहती हूँ। बट हमारे फर्स्ट ऑफ चैलेंजेस क्या है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच मैडम, सो काइंड ऑफ यू। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो पूरी थीम है वो है कि आर ओशन, आर ऑब्लिगेशन एंड आर अपॉर्चुनिटीज। तो देयर इज अ होप कि जी आपकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन साथ में आपने आपके पास क्या क्या ज़राए हैं जिनको आप सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बहुत ट्रैवल किया है मैरीटाइम सेक्टर में। वी वर नोन एज द कॉन्टिनेंटल माइंडसेट कंट्री बाय द रीजनल कंट्रीज एज वेल। हमारा जो जीडीपी में अभी तक जो मैरीटाइम सेक्टर का जो शेयर है वो अराउंड 0.5% है, विच इज़ वेरी वेरी लेस। हाउएवर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी इदारे हैं, पाकिस्तानी जो स्टेट है, दे आर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस थिंग कि हमने इस चीज़ को आगे लेके जाना है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। और मैं जिस इदारे से मुंसलिक हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर, हमारा सेंटर काम ही जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वी आर अ प्रीमियर थिंक टैंक ऑफ पाकिस्तान एंड वी वर्क विद द पाकिस्तान नेवी। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैरीटाइम अवेयरनेस करें। देखिए हमारे जो चैलेंजेस हैं ना, दो तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक को कहते हैं ट्रेडिशनल चैलेंजेस, एक को कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल तो जैसे कि अभी हमारी भारत के साथ मई में जो स्किर्मिशेस हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो जंग होती है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल। उसमें पाकिस्तान नेवी ने जिस तरह काम किया है वो पूरी कौम को पता है ये किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी वाज रेडी इन ऑल दिस फेयर, वेदर सरफेस सब सरफेस। और हमारी डिस्पोजिशन ऑफ फोर्सेज ऐसी थी कि जो इंडिया है वाज नॉट एबल टू कम टू आवर वाटर, और हमने अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी और अपनी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ से हमारा तेल आता है उसको खुला रखा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि जैसे कि ऑयल स्पिलिश कह लें आप, क्लाइमेटिक चेंज कह लीजिए आप, पायरेसी कह लीजिए, ये जो मैरीटाइम टेररिज्म जो हुतीस करते हैं, ये है नॉन ट्रेडिशनल। इसमें पाकिस्तान का रोल
आपको मैं अगर ये वाली मिसाल दूं कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान नेवी ने ने एक्सरसाइज कराई है, एक अमन एक्सरसाइज, जिसके अंदर नीमा ने भी अपना रोल प्ले किया है एज फार एज द इंटेलेक्चुअल पार्ट इज कंसर्न। 60 से ज़्यादा ममालिक यहाँ पर आए हैं हमारे पास मैम। तो 60 से ज़्यादा ममालिक जो हमारे पास यहाँ पर आए हैं, दे वर टॉकिंग ऑफ द मैरीटाइम सिक्योरिटी इशूज़। वाई दे आर कमिंग टू कराची। लोग ब्राज़ील से यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे पास श्रीलंका से आ रहे हैं, एंड दे आर टॉकिंग ऑफ द मैरीटाइम सिक्योरिटी इशू, बिकॉज मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है ये सबके लिए एक बराबर है। मैं पहले ही बहुत सारे प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर तेल 10 रुपए का या 10 पाउंड का है किसी भी मुल्क के अंदर, और वो यहाँ से निकलता है बाबुल मंदब से, पर्शियन गल्फ से, ये जो हमारा इलाका है गवादर के सामने वाला, ये जो सऊदी अरब के पास से आता है, 1,20,000 जहाज यहाँ से पूरे साल में गुजरते हैं। आप इमेजिन करें, अब इमेजिन करें कि ये 1,20,000 जहाज फिजी भी जाता है, हेती भी जाता है, ये सिंगापुर भी जाता है, ये चाइना भी जाता है और ब्राज़ील भी जाता है। अब अगर यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी नहीं होगी जहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ पे अगर मैरीटाइम टेररिज्म हो, यहाँ पे हुतीज आ जाए, कोई और आ जाए, तो आप इमेजिन करें कि अगर 10 रुपए का तेल या 10 पाउंड का तेल या $10 का तेल, कितना भी ताकतवर मुल्क हो अमेरिका की तरह, वो कितने अरसे इसको सस्टेन कर सकता है आर्टिफिशियली। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी सबका बुनियादी नुकता है, एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन द पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान नेवी इज अ टेस्टिमनी कि 60 से ज़्यादा ममालिक कराची में आके इन मामलात में पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। सो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ रीजनल मैरीटाइम स्टेट इन द रीजन बाय ऑल द स्टेकहोल्डर्स। सही। अच्छा कुमार साहब, मेरे जहन में एक बात आती है, मैंने ये पहले भी कहा कि हमारा एक चैलेंज ऑब्वियसली वन थिंग दैट वी आर वेरी गुड एट, और हमने ओवर द टाइम बार बार ये प्रूव किया है। हमने अभी बुनियाद मसूब से प्रूव किया, मार्का हक में प्रूव किया, इंडिया को भी मज़ा चखाया, उसके लिए सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, हमारी पूरी अफवाज के लिए। लेकिन एक चैलेंज जो बार बार हमारे सामने आता है वो है वाटर पोल्यूशन का। उसके लिए हम कितना आगे आए हैं? देखिए मैम, ये एक यूनाइटेड नेशन है, तो ये जो वाटर पोल्यूशन का इशू है, एनवायरनमेंट का इशू है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है दुनिया में। यूनाइटेड नेशन ने अपने स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल्स बनाए, 17 गोल्स हैं उसके अंदर। उसमें जो 13वां गोल है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में है, और ये तमाम दुनिया के हवाले से कहा गया है कि 2030 तक उन्होंने इसके अंदर काम कर रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसका जो 14वां गोल है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल का, वो है लाइफ अंडर सी, जो कि समंदर के अंदर जो चीज़ें हैं उनको कैसे करना है। तो 13वां और 14वां जो एसडीजीज है वो बड़ा क्लोजली लिंक्ड है। अगर इन्वायरमेंट ठीक होगी, इकोसिस्टम ठीक होगा, तो फिर ये लाइफ अंडर सी जो है वो अपना काम कर रही है। इसके अंदर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कैसे एड्रेस करना है। सबसे पहले से मैरीटाइम अवेयरनेस है जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त की जा रही है। आई एम ग्लैड टू रिपोर्ट फॉर एग्जांपल शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एक हमारे पास है गडानी के अंदर, उसमें हमारे इदारे ने, नीमा ने एक बहुत मेजर काम किया है। हमने आइडेंटिफाई की है और डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक ह्यूज अचीवमेंट है। हमारे साथ वक्त की कमी है, लेकिन इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, एंड आई एम श्योर वी कुड फिर से जहमत देंगे टू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक। आई सी यू आफ्टर दिस। Welcome back, and while this all is happening, I am also getting a call. I don't know why I have this call, लेकिन मेरे पास एक कॉल आ रही है। बहरहाल I think I need to address this call. Sorry for that. Hello? Oopsie. Sorry. Hello? जी अम्मी जान. Hello? जी अम्मी आपको पैसे मिल गए? अच्छा मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मैं कॉल बैक करती हूँ आपको। हाँ मिलने भी आऊँगी। जी Okay, Dafiz. Sorry guys, I had a call from my mom. Anyways, it happens all the time. And moms को तो आंसर करना ही होता है। तो जनाब, अच्छा अब बात कर लेते हैं ज़रा कुछ क्रिकेट के हवाले से। कल ये जो अगर मगर की सूरत हाल ख़त्म हो गई है, इससे हमें बड़ी खुशी हुई है कि चलें जी, एक हम जो हर बात कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम उससे बाहर जीतना होगा पाकिस्तान को। कल था भारत और बांग्लादेश का मैच। कल हमने देखा कि भारत बड़ी आसानी से ये जीत गया। 169 का उन्होंने टारगेट दिया था बांग्लादेश को, और दूसरी जानिब बांग्लादेश बहुत जल्दी आउट हो गई। स्ट्रगल करती रही, कुछ मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन फाइनली कल बांग्लादेश ये मैच हार गई।
आज उनका एक और मैच है और वो मैच है पाकिस्तान के साथ। कुछ लोग इसको भी कह रहे हैं कि ये ज़रा सी ज़्यादती है बांग्लादेश के साथ कि आपने एक टीम को बैक टू बैक 2 T20s कैसे खिला दिए। और फिर इस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये जो स्केड्यूल बनाया जा रहा होता है इसमें इंडिया का अमल दखल है, बीइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स ऑफ ICC। इस पर ज़रा तज्जिया हासिल कर लेते हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल रात भी थोड़ी बहुत इस पर डिस्कशन हुई है। अब ऑब्वियसली आज के दिन तो हमें मैच पर बात करनी है। हमारा मैच आज बांग्लादेश से होने जा रहा है। ज़रा मुख्तसरन मुझे बता दीजिएगा, इज़ इट नॉट अनफेयर विद बांग्लादेश? कल उन्होंने सामना किया है इंडिया का, आज वो एक और बड़ी टीम का सामना करने जा रहे हैं। देखिए, ये ज्यादती है। अगर आप इसका शेड्यूल बनाने की बात करें तो ज्यादातर ये इंडिया की मर्जी से ही बनता है। बात ये है कि आप पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी बांग्लादेश तो बस 4 में अगर पहुंच जाएगी तो बस फिर उसके बाद भी इसी तरह से कोई डायरेक्ट मैच खिला देंगे। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है किसी भी टीम के साथ हो, क्योंकि बाकी टीमों को गैप मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी, आप एक दिन का गैप दे सकते थे, क्योंकि अब आप फाइनल के से पहले भी एक दिन का गैप है। तो ये है तो ज्यादती, बट इस पे क्या किया जाए। बट एज अ प्रोफेशनल मेरे ख्याल से बांग्लादेश को अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो वो कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने इसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं उठाया, विच इज सरप्राइजिंग फॉर मी। भाई एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आप कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। आप किसी न किसी को जरूर, क्रिकेट बोर्ड को नहीं तो क्रिकेटर्स को बात जरूर करनी चाहिए कि ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। ठीक है फवाद भाई, आज हमारा मैच होने जा रहा है बांग्लादेश के साथ। कल उन्होंने अपने 4 प्लेयर्स को रेस्ट किया। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसीलिए किया होगा कि आज उनका बड़ा मैच है और उनको शायद ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया से जीतना कंपैरेटिवली इतना आसान नहीं होगा। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान से फिर भी वो जीत सकते हैं। अभी उन्होंने हमें एक सीरीज़ में भी मात दी। सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश टुडे? अच्छा, अगर ये सोच बांग्लादेश की थी, हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये सोच थी ना तो बड़ी गलत सोच थी और इसका उन्हें आज भी फायदा नहीं होगा। आप जब जाते हैं तो पहला मैच आप देखिए 168 पे उन्होंने रोक लिया ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो अगर आप अपनी पूरी फुल फोर्स के साथ जाते तो आप चेज भी कर सकते थे। तो अगर ये अप्रोच थी उनकी तो गलत अप्रोच थी, जिसका शायद उन्हें हो सकता है आज भी नुकसान हो। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो मुझे, जो मैं कल भी बात कर रहा था रात में आप लोगों से प्रोग्राम में, वो ये है कि मुझे लगता है कि आपको हसन अली को लेके आना चाहिए फाइनल से पहले। और साइम क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बैटिंग में भी नहीं कर रहे, तो आप एक कोशिश कर सकते हैं। इतना मुश्किल मैच नहीं है। अगर आप बहुत ही बुरा करेंगे तो आप हारेंगे, वरना आप फेवरेट हैं आज के मैच के लिए। ये मैं समझता हूँ। राइट, अब ज़रा आज के मैच पे बात कर देते हैं। क्या आपको लग रहा है कि हम कोई चेंजेस करने जा रहे हैं या हमें नहीं करना चाहिए, सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? पाकिस्तान इफ़ गेट्स द चांस, क्या हम पहले बैट करेंगे, क्या होगा? देखिए, एक तो डिपेंड करता है कि ड्यू फैक्टर कितना है, बट आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान शायद बैट करना प्रेफर करे, क्योंकि आपने देख लिया कि चेस करने में ठीक है हमने 5 विकेटों में बना ज़रूर लिए, लेकिन आपका माजी में इस किस्म की सूरत हाल रही है कि आप चेस करते में आप हार गए। छोटे छोटे टारगेट भी चेस करने के लिए, स्पेशली उन मैचेस में जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, जहाँ पर आपको एक नॉकआउट स्टेज का सा माहौल है जो आज है भी, कि जो हारेगा वो घर चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर टॉस जीते हैं तो पहले बारी करें। राइट, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सेफ टारगेट फॉर पाकिस्तान? क्या, और दूसरा ये कि क्या हमें इसी ऑर्डर के साथ जाना पड़ेगा जो बैटिंग ऑर्डर हमारे पास इस वक्त मौजूद है? 1-2 जगह पे डिस्कशन रही कि साइम को नीचे ना लाएं, उसे वापस ऊपर किया जाए। नहीं, देखिए अब ओपनर तो तय है, आपके साथ फ़खर और साहिबजादा फरहान ही जाएंगे, यही ओपनर्स होंगे। और मुझे सच कोई नज़र नहीं आता चेंज की। मैंने आपको ऑलरेडी बात कर दी। टारगेट की अगर आप बात करेंगी तो सादिया, मेरे ख्याल से, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ, 170 कल आप लोगों ने देख भी लिया, 170 एक विनिंग टोटल है। तो जो भी बारी करेगा, सेकंड बारी में अगर आप बहुत ही बुरी बॉलिंग करते हैं, अलग बात है, बनाना आसान नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट हमारा चैलेंज क्या है जब हम उनकी बॉलिंग को कंसिडर करते हैं और अपनी भी ज़रा बैटिंग देखें कि कहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, उनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग, अगर आप फास्ट बॉलिंग की भी बात करें, उनके स्पिनर्स की भी बात करें, इंडिया जिसको हम फेवरेट ही कह रहे हैं, बड़ी टॉप
बैटिंग टीम है। आप देखिए उनको कल उन्होंने 168 से ऊपर नहीं जाने दिया। एब्सोल्युटली। तो शोज की बांग्लादेश की अच्छी बॉलिंग है, और इन कंडीशंस में बांग्लादेश जहाँ बॉल थोड़ा सा रुक के आता है, थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, थोड़ा सा स्पिन मिलता है, वहाँ पर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। स्पिन हमारे लिए फवाद भाई कितना बड़ा चैलेंज होगा इस दफ़ा? हम लोग मतलब सलमान से हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, कम से कम जब तक हम स्पिन की बात कर रहे थे, बट वो तो सिर्फ अपने रन्स बनाने में ही स्ट्रगल कर रहा है। देखिए स्पिन चैलेंज नजर आ रहा है ना आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आपके साथ इश्यूज हैं, बट स्पिनर्स उनके पास जो स्पिनर्स हैं, लेट्स सी आप कैसे खेलते हैं। बट एडवांटेज ये कि थोड़ा सा फखर शुरू में आ जाते हैं, तो उनके जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है उनको फखर बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बट मैं यही समझता हूँ कि आपके लिए श्रीलंका वाला मैच ज्यादा मुश्किल था। अगर आप वैसे देखें तो ये मैच उस लिहाज से उतना मुश्किल नहीं है, until unless आप बहुत ही बुरा खेलें। Are we going to go with our attacking bowling? अगर हम फर्स्ट बॉल हो, सेकंड बॉल जो भी करने जा रहे हैं, या फिर हम रिलाई करेंगे अपने स्पिन पर जब हम बांग्लादेश के बैटर्स की बात करते हैं? देखिए मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मैं नए बॉल पे हसन अली को आज चाहता हूँ। इंडिया के मैच से पहले आप कोशिश करें कि आप ये मैच अच्छा खेलें और उसको तैयारी के तौर पे लें, क्योंकि आपको इंडिया अगर आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वहां पर नए बॉल से आपको दोनों तेज बॉल करने वाले बॉलर चाहिए होंगे अच्छे। और हसन का एडवांटेज है कि हसन बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, उनको कंट्रोल है बड़ा अच्छा, और अभी खासतौर पर इंग्लैंड में भी बड़ा अच्छा वो खेल के आए T20 क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि इस मैच में आपको साइम की जगह हसन अली के साथ जाके ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम हारिस को ऊपर लाएं, लेट्स से अगर बिल्कुल हारिस नंबर 3 पे खेलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद भाई, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन, एंड हम होप करते हैं कि पाकिस्तान आज अपना मैच जीते, बिकॉज दैट विल गिव अस आवर टिकट टू आवर फाइनल। और फिर अगर ऐसा हो जाता है तो फाइनल इज गोइंग टू बी अगेंस्ट इंडिया। सो वन डे मोर ऑफ हैंडशेक्स और नो हैंडशेक्स, उस पर बात होगी जब आज पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। हम होप करते हैं पाकिस्तान जीत जाए आज का मैच। एनीवेज, अच्छा, कराची वालों के लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 5.5 अरब रुपये थे वो जारी कर दिए गए हैं। ये मंसूबा कराची के शहरियों को जदीद और मियारी सफरी सहूलियात फराहम कर सकता है, और ये एक अहम माइलस्टोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब इस ग्रांट के बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये मंसूबा जो है वो तेज़ी से मुकम्मल हो जाएगा, और जिस ट्रांसपोर्ट की कमी हम पाकिस्तान जैसे बड़े शहर में बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं वो किसी हद तक पूरी हो सकेगी। वेल, एट द सेम टाइम जो रियल इशू है मे बी इस टाइम पर वो ये है कि इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी नाराज़ नज़र आती है, पीपल्स पार्टी से MQM नाराज़ नज़र आती है, और उनकी जानिब से फौरी जो है मसाइल जो है देरीना मसाइल कराची के, उनको हल करने का एक दफ़ा फिर से मुतालबा किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम हमने ये देखा कि अभी वेरी रिसेंटली ग्रीन लाइन पर काम कर दिया गया है बंद। और ऐसे में तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध खलीकुज़्ज़मान साहब, बैरिस्टर साहब का ये इल्ज़ाम है उनकी जानिब है कि जो मेयर कराची हैं उनकी जानिब से ये जानबूझकर काम बंद किया गया है। तो वाई नॉट हेयर इट फ्रॉम द राइट पर्सन जिनकी जानिब से ये क्लेम आया है, ज़रा उनसे जान भी लेते हैं कि वाकई क्या ऐसा हुआ है, क्या एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो हम एक्सपेक्ट करें कि ग्रीन लाइन के लिए फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं, उनकी वसूली किस तरह से होगी और उन पर काम किस तरह से होगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाकी तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, इट इज़ वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ज़रा बताएं तो सही, कराची के वैसे ही बड़े मसाइल हैं, हम तो कराची वाले रोते ही रहते हैं, और ख़ास तौर पर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो हमारा रोना कभी बंद नहीं हुआ। जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ तब से तो यही सुन रही हूँ। सो व्हाट इज़ दिस? मतलब मेयर कराची तो खुद बड़े डिटर्मिन नज़र आते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिस्से में जितने भी टाउन्स हैं हम उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी टेक केयर कर रहे हैं, ग्रीन लाइन का वो क्रेडिट भी ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी हैज़ बीन टेकिंग द क्रेडिट ऑफ दैट इट। बट आप ये नई बात लेकर आए हैं सामने, ज़रा एक्सप्लेन हमें करें, व्हाई डू यू से सो? नई बात बिल्कुल नहीं है इसमें तो, बल्कि कोई क्लेम भी नहीं है। ये तो अब सबको पता है कि वार्डन्स भेज के काम बंद करवाया गया, और ख़ुद मेयर साहब कह रहे हैं कि हमने काम बंद करवाया है, और वो ये रीज़न दे रहे हैं कि जी वो इसलिए काम बंद करवाया है। एक तो उन्होंने कहा कि जी NOC नहीं है वफाकी हुकूमत के इदारे PIDCL के पास, और दूसरा उन्होंने कहा कि जी ये एमेजिना रोड पे क्योंकि अगर काम होगा तो लोगों के लिए या ट्रैफिक के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। हालांकि उससे कई ज़्यादा मसाइल जो हैं वो यूनिवर्सिटी रोड पे रेड लाइन मंसूबे के लिए हैं, लोग बड़े परेशान भी हैं। लेकिन बहरहाल मेयर साहब को वो शायद चीज़ नज़र नहीं आ रही, और
सिर्फ ग्रीन लाइन। और अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि ग्रीन लाइन ऑलरेडी कराची में ऑपरेशनल है। जी बिल्कुल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब 2016 में वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उन्होंने मंजूरी दी, पैसे रिलीज़ हुए और 30 अरब रुपए शुरू से ही इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रख दिए गए थे ताकि कराची के लोगों को जदीद और बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर हों। हुआ ये उसके बाद कि हमने तो वो कंप्लीट कर लिया, उसमें 2 उसके फेजेस थे, एक कॉरिडोर दूसरा कॉमन कॉरिडोर। कॉमन कॉरिडोर्स मींस कि उसमें फिर बाकी जो रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है और सिंध हुकूमत की एक फ्यूचर ब्राउन लाइन भी है, तो वो सब यहाँ आके मर्ज हों, फिर यहाँ से ही पूरे कराची में ऑपरेट करें। तो उनके लिए एक कॉमन कॉरिडोर भी लगा जो ग्रीन लाइन का कॉमन कॉरिडोर यूज़ करते कि यहीं से फिर वो पूरे कराची में जाएँ। अच्छा मुझे बताइए कि सिंध हुकूमत कराची को ओन करती है, बार बार ये कहते हैं कि हमारा ये कमाऊ पूत है। आप ये जब बात करते हैं कि जी मेयर कराची साहब ने ये काम रोक दिया, वार्डन्स भेजे, काम रोक दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो कहते हैं हमारे रेड लाइन में मसला आ रहा है, इसकी वजह से वाई वुड दे, क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट हासिल करनी है सिंध हुकूमत ने, क्या वजह हो सकती है? देखिए मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट हो। देखें इस बेसिकली जब हम ओनरशिप लेते हैं ना तो फिर हमें काम की तरफ जाना चाहिए बजाय इसके कि हम काम को रोकें। तो इसको रोक के क्या फायदा उनको? अब ये तो हब भी है, बाकी येलो लाइन, ब्राउन लाइन, रेड लाइन। मैं आपको बताऊं 2025 मार्च में हमने ग्रीन लाइन के जो 22 स्टेशंस काम कर रहे हैं, 80 बसेस काम कर रही हैं, उसका पूरी ओनरशिप हमने हवाले की सिंध हुकूमत के। अभी इंतजामी तौर पर हुकूमत सिंध उसको संभाल रही है। ये अभी हम 1.8 किलोमीटर जो बनाने जा रहे हैं इसको जो सेकंड फेज का जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये भी हमने सिंध हुकूमत को ही देना है, वही संभालेंगे। क्यों? और कराची के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे, सिंध के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। अब उसमें वार्डन्स भेज के ये बंद कराना। अच्छा दूसरी मज़े की बात यह है कि हमेशा जब भी प्राइम मिनिस्टर कराची आते हैं या नहीं भी आते तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्पीचेस में कहते हैं कि हमें सिंध में शहबाज स्पीड चाहिए, हमें यहाँ काम में तेज़ी चाहिए। जी। अब ये हम जो है ये जो फेज 2 है ये हम विद इन 1 ईयर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जून 2026 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। शहबाज स्पीड तो आ गई लेकिन मेयर स्पीड ने उसको रोक दिया है और वो समझ नहीं आ रहा क्यों रोका है। देखिए कराची हमेशा से नून लीग से कराची वालों का एक गिला भी रहा है कि उस तरह से कराची को तवज्जो वफाक नहीं देता। ओवर एंड ओवर सिंध हुकूमत तो करती है लेकिन आम आवाम भी ये समझती है। आप अगर आज सर्वे कराएं तो काफ़ी सारे लोग होंगे ये बात बोलेंगे कि वफाक में जब नून लीग है तो फिर उसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्यों नहीं हो रहा जब ये कमाऊ पूत पूरे मुल्क को फ़ायदा देता है। तो आम आवाम पिसती है। मुझे नहीं समझ आता कि क्यों ये मसला डायलॉग के ज़रिए, बात के ज़रिए हल नहीं हो सकता। चाहे वो उसको मेयर साहब रोके, चाहे वफाक से फंड्स ना आए, मसला तो मेरा है, मसला आम आवाम का है, मसला उस आवाम का है जिसने वोट देना है, जिसके अब अगले इलेक्शन में आप फिर वोट मांगने जाएंगे उस आवाम के पास। ऐसे ही है। देखें ये बिल्कुल एक मिथ बन गई कि जी वफाक उस हवाले से काम कराची में या पूरे सिंध में नहीं करता, लेकिन वफाक हर जगह नज़र आ रहा है। आप लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रेवल करें आपको वफाक नज़र आएगा, वफाक की मनसूबा है। आप ग्रीन लाइन पे ट्रेवल करें, कराची में अभी 4 घंटे की बारिश हुई, सारा कराची जैम हो गया, रोडों पे पानी हुआ, खड़ा हो गया, लेकिन ग्रीन लाइन फंक्शनल रही, एक बूंद पानी वहाँ खड़ा नहीं हुआ। वफाक नज़र आ रहा है। आप कराची से बाहर निकलें, हैदराबाद तक ट्रेवल करें, मोटरवे M9 वफाक नज़र आ रहा है। सिंध में अभी हम कराची से फिर हैदराबाद टू सक्कर मोटरवे बनाने जा रहे हैं, वफाक नज़र आएगा। पोर्ट कासिम चले जाएं, कैपिटी चले जाएं, आपको वफाक नज़र आएगा। कराची कैंट को हम स्टेट ऑफ आर्ट रेलवे स्टेशन में तब्दील कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में तब्दील कर रहे हैं, आपको नज़र आएगा वफाक। रेलवेज की हालत, अच्छा फिर कराची सर्कुलर रेलवे लेके आ रहे हैं, वफाक नज़र आएगा। मैं बताऊं मेरी एक देरीना ख्वाहिश है कि जो कैंट स्टेशन का हाल है अगर उस पर भी नज़र हो जाए तो कराची वाले ज़रा खुश अनकरीब आप लोगों को बुलाएंगे। हम वहाँ पे बहुत बेहतरीन CIP लॉन्च बना रहे हैं, वेटिंग एरियाज बना रहे हैं, अटैच बाथ बना रहे हैं और लाहौर स्टेशन का डिटो कॉपी हम यहाँ लेके आ रहे हैं। सेम उन्हीं लोगों से काम करवा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि किस तरह जबरदस्त और खूबसूरत यही हमारी कह लीजिए जरा दर्द भी है, दुखता भी है कि जो रावलपिंडी और लाहौर है और फिर कराची का अगर आप स्टेशन देखें तो उसमें बहुत फर्क है। अब फर्क नजर नहीं आएगा, ये फर्क था, कितना टाइम लगेगा? और बहुत ही इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर हम वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी रेलवे मिनिस्टर आए थे, हम खुद जाके अच्छा फिर K4 मंसूबा, कराची में पानी नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है,
बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम पानी लेके आ रहे हैं K4, और वो भी 2026 में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। वफाक नज़र आ रहा है। हम तो ये सिंध हुकूमत को, मेयर कराची को रिक्वेस्ट करते हैं कि हार्डल्स क्रिएट ना करें, रुकावट ना डालें, हमारे साथ मिलकर काम करें। हम ये एसेट आपके हवाले करेंगे, ये आप लोगों के एसेट हैं, लेकिन ये तासुर देना गलत है कि जी वफाक काम नहीं कर रहा। वफाक ने अभी अपना तर्जुमान सिंध में मुकर्रर किया है। हम इतना हक ज़रूर रखते हैं कि जो डायरेक्टली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वफाक के, कम से कम हमें इतनी इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि ये वफाक आपके लिए कर रहा है। मुझे बताएं, ये जो काम रुका हुआ है क्या करने जा रहे हैं आप? अगला स्टेप क्या है फिर आपका? हम बातचीत की तरफ जा रहे हैं, हम बार बार बातचीत की तरफ जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बात करें, आप बताएं प्रॉब्लम कहाँ है। अगर कोई ये है कि जी जो पहला फेज़ बनाया उसमें जो चीज़ें रह गई हैं, कुछ मुरम्मत करनी है, रोड्स रस्तों की मुरम्मत करनी है, कोई सेवरेज लाइन है, कोई फुटपाथ की मुरम्मत करनी है, हम रेडी हैं। हमने उनको लेटर के ज़रिए भी कहा है। हमने 22 जुलाई 2025 को इनके ख़त के जवाब में ख़त लिखा है PIDCL ने सिंध मेयर कराची को, KMC को, कि वी आर रेडी टू रिपेयर ऑल दीज आइटम्स जो आपने बताए हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई हुक्म हो, हम हाजिर हैं। आपने इससे पहले हमें कहा, एक दरखास्त है, मुझे बताएं ये मंसूबे जो आपने गिनवा दिए ना, मुझे आपने K4 कहा है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन डू यू थिंक ये जो मंसूबा हमने बचपन से सुना है मुकम्मल नहीं हो रहा, ये अब कब मुकम्मल हो जाएगा? 2026 में। इसमें मोर देन 63% काम कंप्लीट है। ठीक है। इसकी हम इसको 0 पॉइंट से लेकर कराची के करीब तक लेके आए। अभी बहुत थोड़ा सा एरिया है जहां पे हमने ये लाइनिंग बिछानी है और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूं कि हमारे नलों में पानी आना शुरू हो जाएगा, लाइक इट हैपेंस इन लाहौर एंड अदर पंजाब सिटीज। उसका दूसरा फेज जब कंप्लीट हो, जो सिंध गवर्नमेंट ने करना है, हम कराची तक पानी लेके आएंगे और कराची वहां उस लास्ट पॉइंट मैं आपको अर्ज करूं, देखें लास्ट पॉइंट से फिर वाटर बोर्ड और कराची प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जब लास्ट पॉइंट हम कराची तक पहुंचा देंगे तो फिर घरों तक और इंडस्ट्रीज तक और फैक्ट्रीज तक वो पानी पहुंचाना। इंटरनल जो लाइंस होती हैं, अंदरूनी शहर की लाइंस, वो उनका काम है। हमने अभी उन्हें कहा, हमने रिक्वेस्ट की कि फौरन काम शुरू करें। कर रहे हो आप बोलेंगे जी हमने तो K4 शुरू किया है, पीपल्स पार्टी रोक के बैठी हुई है, लोग बोले हमारे घरों में ये बात हम फिर देखें सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए और वो इंशाल्लाह करेंगे। बड़े एनर्जेटिक वजीर आला साहब हैं सिंध के, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो करेंगे। वो तो खबरें आ रही है कि जी आपस में, अभी आपने सुना होगा फारूक सत्तार साहब इल्जामात लगा रहे हैं कि आपस में नहीं बन रही वजीर आला साहब की, मेयर साहब की, तो ये तो बड़ा कराची वाले तो फिर बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के। फारूक सत्तार भाई भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं। हम हतुल इम्कान कोशिश करते हैं कि सिंध में हमारे जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं इस वक्त वफाक हुकूमत में हमारे साथ बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी रखते हैं, उनके मशवरे भी मानते हैं। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में सबसे पहले MQM ने इनिशिएटिव लिया कि आप जो हैं ये हमें सफरी सहूलियात दें, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ का विजन था और फिर अब विजन शहबाज शरीफ कि हमने सिंध के लोगों को तनहा नहीं छोड़ना, सिंध के लोगों के साथ खड़े होना है, उनको फैसिलिटेट करना है, हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होना है। और लेकिन ये जो हिच है थोड़े थोड़े, जो मेरे दिल का दर्द है कि ये जो बीच में रुका हुआ है काम, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। फारूक सत्तार साहब की कल प्रेसर, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम मिलकर बात करने के लिए तैयार है, अगर मेयर साहब काम करना चाहते हैं तो वजीर आला साहब के साथ बैठें। सो आर वी एक्सपेक्टिंग अ डायलॉग बिटवीन पीपल्स पार्टी, नून लीग, ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ कराची, जमाते इस्लामी? मैंने तो कोशिश की है, मैंने खुद पहल की है। मैंने कल सीनियर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब को थ्रू उनके सेक्रेटरी अप्रोच किया है कि हम बैठ के हम लोग आपस में मिलेंगे, ये मसला टेबल पे हल हो जाएगा। ये ना हो कि दुनिया बोल हमें 4 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के हमें डायलॉग करवाना पड़े, क्योंकि कराची वाले तो हर बारिश के बाद, हर मसले के बाद, अगर आप आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम बड़ी खुशी होगी आर्बिट्रेशन करवा दें। लेकिन हम देखें बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मरकज़ी लेवल पर भी, जो हमारी दोनों पार्टीज़ जो को बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं, जमहूरी जमातें हैं, इनके कायदीन की आपस में बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। ये मसला मैं समझता हूँ बहुत जल्द हल हो जाएगा। लेकिन हमें कम से कम जो PMLN का इस वक्त स्टांस है वो ये है कि जी वफाकी फंडेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम आपके लिए लेके आए, आपके कहने पे लेके आए हैं, तो आप उसमें हमें सहूलत दें, आसानी दें, ताकि हम और मजीद फ्यूचर में भी 22 प्रोजेक्ट और हम लेके आ रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। और उसके लिए उसमें वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रोड रस्ते हैं, मोटरवेज हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन मोटरवे इज फ्रॉम कराची टू फर्दर वेयर? हम कराची से एक जैसा ही मोटरवे पेशावर तक लेके, अब देखें मुल्तान तक, मुल्तान से सक्खर तक वो सेम पैटर्न है।
सक्खर के बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि सक्खर से हैदराबाद और फिर हैदराबाद टू कराची ये मोटरवे हम चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जो कराची से एक नया मोटरवे हम लिंक करें और उसको हैदराबाद सक्खर मोटरवे के साथ कनेक्ट कर दें जाम शोरों के मकाम पर। अब मुझे जरा ये भी बताएं कि ये पूरा कब होना है, क्योंकि जब से मैं बाय रोड ट्रैवल कर रही हूँ टुवर्ड्स पंजाब, कोई 10 साल से तो हम सुन रहे हैं कि वो सक्खर से कराची तक होगा, उसका बुरा हाल है। बिल्कुल बुरा हाल है। देखें उसकी रीज़न भी तो है डेडलाइन ना, है हमारे पास हमें तसलसल नहीं मिला पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट्स हमारी जाती रहीं आती रहीं, तो उस वजह से ये डिले का शिकार ज़रूर हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हम इसी गवर्नमेंट में अपने इसको कंप्लीट करेंगे। पैसे रख दिए गए हैं उसका और मंजूरी भी हो गई है, उसके डिज़ाइंस कंप्लीट हैं और उसके इंटरचेंजेस की सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। अब इंशाल्लाह काम शुरू होगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू। अगर कोई ऐसा सवाल जो आपको लगा हो कि ये अच्छा नहीं था, बट देन ऑब्वियसली कराची वाले सवाल अच्छे थे आपके। बहुत शुक्रिया। कराची वाले चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो जाए, क्योंकि वादे दावे बहुत सारे हैं, कराची बहुत बड़ा है, कराची के सबर्ब्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जरूर बात करूंगा, अगर कराची वाले चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, देखिए हमें बड़ी, आप देख रहे हो कि आपके मसाइल हल करने के लिए हमें मुश्किलात का सामना है, हमें वोट दें, हमें वोट दें, हमें वोट देंगे तो फिर कराची लाहौर से ज्यादा खूबसूरत बना के देंगे। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी व्हाट कराची वाले क्या डिसाइड करते हैं इंडिपेंडेंटली। आपके लिए बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू। जनाब, हम उम्मीद करते हैं कराची के मसाइल हल हो और जल्द हो, ताकि ये कराची जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा कमाऊ पूत है, इसको भी वो हक मिले जो ये चाहता है कि वो डिजर्व करता रहे और उसको मिलता रहे। वेल, विद दिस हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपने रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक। और हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करते हैं और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स की अचीवमेंट्स की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे जहन में ये आता है कि देयर इज़ सो मच दैट पाकिस्तान हैड बिन कंट्रीब्यूटिंग इन अब्रॉड, दूसरे मुल्कों में जाके, और वहाँ के ख़ास तौर पर हमारी नर्सिंग का स्टाफ, पैरामेडिक का स्टाफ जो आ जाता है, या हमारे डॉक्टर्स जो हैं किस तरह से वहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और हमने ये सोचा कि क्यों ना आपको इस हवाले से आज बताया जाए, मेडिकल की तालीम में दुनिया भर में अपना एक मुनफरिद मकाम रखने वाले इदारे के एक अहम शख्सियत से आपको मिलवाया जाए। इस इदारे की ख़ास बात यह है कि वो तलबा जो डॉक्टरेट की तालीम हासिल करना चाहते हैं और इस शोबे में खिदमत के जज्बे से भी सरशार हैं, ये इदारा उनको मौक़े फ़राहम करता है कि वो अपनी MBBS की जो डिग्री है वो हासिल कर सकें और इसे लंदन से शुरू कर सकें, फिर यूरोप के दीगर शहरों में अपनी डिग्री के वो कोर्सेज करें जिनके माहिर असातिज़ा उन कंट्रीज़ में मौजूद हैं, और फिर इसका इख्तिताम जो है वो अमेरिका में होता है। क्लिनिकल ट्रेनिंग वहाँ पर इसकी कराई जाती है। मैं बात कर रही हूँ लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़ की, जो कि ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के उन मेडिकल स्टूडेंट्स को दे रहा है जो कि बाहर जाकर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं मेडिकल की। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद अहमद हुसैन साहब, आप डायरेक्टर हैं लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़ की। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, इट्स वंडरफुल टू होस्ट यू टुडे, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ जो अहम जिम्मेदारी आप लोगों ने, आपके इदारे ने अपने कंधे पर उठाई है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, एंड आई एम सो प्राउड। आई एम श्योर पाकिस्तान के और लोग भी बहुत ज़्यादा प्राउड है। मुझे बताइएगा क्या सबसे पहले मोटिवेशन है टू इन्वॉल्व पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, वेयर डज दिस आइडिया कम फ्रॉम और कैसे फैसिलिटेशन हो रही है? बहुत शुक्रिया सादिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे यहाँ बुलाने का। देखें जी, लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज लंदन में सिचुएटेड है और वी आर अ प्राउड मेडिकल कॉलेज जो ना सिर्फ MBBS की डिग्री अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, बल्कि हम एस्थेटिक मेडिसिन और हेयर ट्रांसप्लांट में भी स्पेशलाइज्ड अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करते हैं। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले मैं पर्सनली आई विजिटेड पाकिस्तान, और मुझे ये नजर आया कि बहुत से बच्चों का इस मुल्क में, बहुत से वालिदैन का ख्वाब है कि उनके बच्चे डॉक्टर बन पाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ख्वाब सबका पूरा नहीं हो पाता। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं मेडिकल स्कूल्स की पाकिस्तान में, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं अपना ख्वाब पूरा कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो बच्चे मेडिकल स्कूल में दाखिला ले पाते भी हैं, उनका भी फ्यूचर में वंस दे डू ग्रेजुएट, जॉब मार्केट में बहुत सैचुरेटेड है, और जिनको जॉब मिल भी जाती हैं दे आर द अंडरपेड जॉब्स जनरली। तो ऐसे बच्चों के लिए एक रास्ता बचता है कि वो USMLE का एग्जाम या दूसरे ममालिक के लाइसेंसिंग एग्जाम्स दे के उधर प्रैक्टिस करें मेडिसिन को।
तो हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ये दुख और दर्द हमने आवाज़ सुनी उनकी, और हम एक बहुत यूनिक और मुनफरिद MBBS पाथवे लेकर आए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी जो रास्ता अपना जर्नी शुरू करेगा स्टूडेंट फ्रॉम लंदन UK, और जो इस जर्नी है इसका इख्तिताम होगा USA में। और वंस द स्टूडेंट इज डन विद द डिग्री, दे विल, उनका साथ साथ ना सिर्फ वो एक MBBS डॉक्टर होंगे, बल्कि उसके साथ साथ उनका USMLE जो लाइसेंसिंग एग्जाम है US का, वो उसके तीनों पार्ट हम ही प्रिपरेशन कराएंगे और हम ही उनके एग्जाम्स करवाएंगे, और दे विल बी अ फुली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन USA। और जहाँ पे हर बंदा जानता है कि US की डॉक्टर्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड। तो ये हम एक स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस टेंशन से, अभी जल्द ही MD-CAT का रिजल्ट आने वाला है पाकिस्तान में, और बहुत से स्टूडेंट्स, आई होप अ लॉट ऑफ पीपल गेट थ्रू, बट काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं मेरिट लिस्ट पे आ पाएंगे, उनके लिए हम एक बहुत अच्छी ऑप्शन लाए हैं। और ना ही सिर्फ ये प्रोग्राम, ना सिर्फ आई एम श्योर अहमद साहब, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरिट में होंगे वो भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहेंगे। इसलिए मेरे जहन में ये बात आती है कि एक ऐसा बच्चा जो कि, या ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चे को पाकिस्तान में डॉक्टरेट नहीं करवा पा रहे होते, बिकॉज वी नो कि ये एक एक्सपेंसिव स्टडी है, वो अब्रॉड कैसे मुमकिन हो पाएगा आपके इदारे के तवस्सुत से? बिल्कुल, इसमें जी एक और बात मैं बताता चलूं कि जो हमारे पूरे मेडिकल MBBS की ट्यूशन फी है, दैट इज जो पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन है, दैट दे आर ऑलमोस्ट कंपैरेबल। हाउ वी मेक दिस पॉसिबल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी, बट हम सब्सिडाइज करते हैं, वी डोंट अर्न मच अलॉट फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स। हम चाहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को जितना हम ज़्यादा इनको स्कॉलरशिप्स दे सकें, इनके लिए सब्सिडाइज कर सकें, उतना हम ज़रूरी समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं अपनी। और अब मैं इसके बढ़ के एक आपको बात बताता चलूँ कि ना ही सिर्फ कॉस्ट बहुत कम है, बहुत लो, बल्कि इस कोर्स में किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा, नॉट जस्ट प्री मेडिकल, कॉमर्स का है, इंजीनियरिंग का है, एवरीबडी इज वेलकम, बिकॉज ये कोर्स स्टार्ट एक फाउंडेशन ईयर से होता है जो बहुत शॉर्ट सा फाउंडेशन ईयर है। तो एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन is welcome to enroll with us। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आप अभी कुछ ही देर पहले मुझे बता रहे थे कि कराची में या फिर और बड़े शहर लाहौर, इस्लामाबाद, यहाँ पर आकर डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस कर पाएँ, और इस तरह के बड़े शहरों में जो अपॉर्चुनिटी है उसकी विंडो एक तो कम है, दूसरा एक मसला ये भी होता है कि व्हाट आर दे गेटिंग पेड इन रिटर्न, उन्होंने जितने पैसे अपने अपनी डिग्री पर हासिल किए हैं, फिर ऐसे में उनकी करियर अपॉर्चुनिटी की जो विंडो है वो कैसे वाइडन होती है आप लोगों के साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में? देखें जी, सबसे पहले ये है कि जो डॉक्टर हमारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू व्हेन दे डू बिकम डॉक्टर्स, वो USMLE के तीनों पार्ट क्लियर कर देंगे, तो उसके बाद डायरेक्टली दे कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर्स इन USA। और USA में आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $150,000 या $200,000 से स्टार्टिंग सैलरीज हैं डॉक्टर्स की इन USA। तो वो तो बहुत ही आपने क्या कहते हैं गैप को कवर कर लिया बहुत जल्द ही टाइम में। आप अपनी ट्यूशन फी जो आपने पे की है उसको तो आप एक क्वार्टर में ही यू कैन अर्न इट बैक। तो हम ग्लोबली दरवाजे खोल देते हैं बच्चों के लिए। आपने USMLE क्लियर कर लिया तो आप ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हैं। उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस वेयरएवर यू वांट अराउंड द वर्ल्ड। तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इफ दे वांट टू कम बैक एंड सर्व देयर ओन कंट्री, हम बहुत खुश होते हैं। पाकिस्तान वापस आके करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान वापस आके भी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और राइट, दूसरे मुल्कों के लिए भी उनकी विंडो ओपन रहती है, बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि ये UK से स्टार्ट करके यूरोप की दीगर कंट्रीज में अपने कोर्स के लिए जाते हैं, देन फाइनली इनका जो एंड होता है वो इनकी डिग्री एंड होती है USA में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? आपने कहा कि कॉमर्स, ज़रा मेरी कन्फ्यूजन क्लियर किएगा कि नॉट जस्ट द प्री मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन जो दूसरे फॉर्म्स में भी अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रहे हैं, मेड कॉमर्स, मेड इंजीनियरिंग, ये कैसे काम करता है और फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बिल्कुल जी, किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा इज एलिजिबल टू अप्लाई विद अस, बिकॉज हम ऑफर कर रहे हैं एक फाउंडेशन ईयर स्टार्ट में जो मैंडेटरी है इस कोर्स के, इस पाथवे के अंदर। अच्छा। तो उसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है प्री मेडिकल का स्टूडेंट होने की वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा अप्लाई कर सकता है और उनकी इनरोलमेंट हो सकती है।
एज लॉन्ग एज वो एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी गिवन है और हमारे बाकी दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गिवन है। जो हम उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ही मुनासिब एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं और इंग्लिश की भी बहुत मुनासिब एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई हमने मुश्किलात में नहीं डालना इन बच्चों को, इनके लिए हम सोल्यूशंस लेकर आना चाहते हैं, मुश्किलात में नहीं डालना चाहते। ठीक है अहमद साहब, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, आपका अपकमिंग इवेंट क्या है, किस तरह से लोग या बच्चे आपको रीच कर सकें? बिल्कुल सादिया, थैंक यू। हमारा सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को 27 सितंबर को सुबह 11 से शाम 4 तक पीसी होटल लाहौर में इवेंट होगा जिसको हम MBBS अवेयरनेस इवेंट का नाम दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास एडमिशन, ऑन स्पॉट एडमिशंस होंगे, स्कॉलरशिप गाइडेंस मिलेगी, कोर्स की बाकी डिटेल मिलेगी उनको, और हमारे साथ स्टूडेंट कंसल्टेंट्स भी मौजूद होंगे बहुत से जो बच्चों को मजीद गाइड करेंगे। हम बहुत से नाम पर डॉक्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट कर रहे हैं एज अ गेस्ट पैनल, और इंशाल्लाह वी आर होपिंग कि हमारा एक सक्सेसफुल इवेंट होगा। बच्चे, एज मेनी पीपल हु वांट टू जॉइन, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स के चाहते हैं, उनको प्लीज जॉइन अस एंड वी आर होपिंग for you guys to take your first step towards We hoping कि ये आपका इवेंट बहुत ही doctor. आप लोगों के लिए सक्सेसफुल हो। अहमद साहब, was wonderful to have you on the show. Thank you so very much. Thank you. और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। कल से शुरू होने जा रहा है वीकेंड, so we are going to see you tomorrow. Until then, bye bye. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।